बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स वगैरह। ठीक है। सो टॉपिक नंबर 1 है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें हेमोरेजिक डायस्थेसिस। ठीक है। अब क्या ख्याल है कि जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है वो किस किस वजह से होती है। हम पहले जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, हम फिजियो में पढ़ चुके हैं, हमने पूरा कोएगुलेशन कैस्केड पढ़ा है। हमें पता है कि पहले क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं, फिर प्लेटलेट्स आते हैं और किस तरह से वो ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। अच्छा, जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है, अब वो बात आपने जहन में रखनी है। उस बात को जहन में रखते हुए, व्हाट डू यू थिंक एक्सेसिव ब्लीडिंग कैन रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ वेसल्स व्हेन वेसल्स आर वीक, प्लेटलेट डेफिशिएंसी और डिसफंक्शन व्हेन प्लेटलेट्स आर नॉट फंक्शनिंग, दे विल नॉट क्लॉट, and when they will not clot, ब्लीडिंग विल अकर, राइट। और क्या स्टेप हो सकता है? डीरेंजमेंट ऑफ कोएगुलेशन, यानी कि कोएगुलेशन ही सही से नहीं हो पा रही। या तो वेसल्स का मसला है कि वेसल्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कि यहाँ पे वेसल्स का कोई मसला हो गया जिस वजह से ब्लीडिंग हो रही है, या तो यहाँ पे जो अंदर प्लेटलेट्स ने आके क्लॉट करना था उनकी डेफिशिएंसी है या डिसफंक्शनिंग है, और जो कोएगुलेशन कैस्केड अकर कर रहा था उसमें कोई ना कोई मसला हुआ है, और इन तीन चीज़ों की वजह से जो है वो ब्लीडिंग अकर कर रही है। अब नॉर्मल रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? हम ब्लड वेसल वॉल, प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग कैस्केड, दीज थ्री थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ हीमोस्टेसिस। और अगर इन तीन चीज़ों के मसले होंगे तो हीमोस्टेसिस रिस्पॉन्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी आएगी। अच्छा, उसके पहले आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज़ प्रोथ्रोम्बिन टाइम? अच्छा, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है इसको आपने याद रखना है कि ये एक्सट्रिंसिक पाथवे को, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइप से हम असेस करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे को, सारा एक्सट्रिंसिक पाथवे, और आगे आता है कॉमन पाथवे। इन दोनों को, कॉमन पाथवे को हम असेस कर सकते हैं। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम में जो क्लॉटिंग होती है प्लाज्मा की, इसमें क्या होता है कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन डालते हैं और कैल्शियम डालते हैं, तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम डालने की वजह से क्लॉटिंग शुरू होती है, और उसकी वजह से जो क्लॉटिंग स्टार्ट होगी उस टाइम को हम मेज़र कर लेंगे। और जो प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है वो किस वजह से होता है? जब फैक्टर नंबर 5, 7, 10 प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन की डेफिशिएंसी होती है। आई विल शो यू द डायग्राम, और उस डायग्राम में हम देखेंगे कि कैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, PTT. PTT is used to assess intrinsic and common clotting pathways, right? And what things will you add and PTT will start? ठीक है। तो क्लॉटिंग यानी कि पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम का जो टेस्ट हमने करना है, तो हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे? केओलिन, केफेलिन एंड कैल्शियम आयंस आर एडिड। और जब ये चीज़ें आप ऐड करते हो तो क्या होगा? केओलिन जो है वो एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 12 को, और केफेलिन जो है वो प्लेटलेट के जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनको सब्सटीट्यूट करेगा, राइट। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आप असेस कर सकते हो क्लॉटिंग को। और अगर PTT प्रोलॉन्ग हो जाता है तो ये किस वजह से हो सकता है? PTT प्रोलॉन्ग जब फैक्टर नंबर 5, 8, 9, 10, 11, 12 प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन की डेफिशिएंसी होती है, या तो इन चीज़ों की डेफिशिएंसी है, या तो एक चीज़ है जिसकी वजह से हमारे पास जो PTT है प्रोलॉन्ग हो जाता है। और वो क्या चीज़ है? एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कोई प्लेटलेट के मसले करवा रही है, कोई जो है वो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स के इश्यूज़ आ रहे हैं, और इन दोनों चीज़ों की वजह से प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम प्रोलॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि हम ऐसे पेशेंट्स के अंदर उनका प्लेटलेट काउंट मेज़र करते हैं। जो प्लेटलेट काउंट है वो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 1,50,000 से लेके 3,50,000 तक नॉर्मल प्लेटलेट्स हैं, राइट। और अगर इससे ऊपर या नीचे हो तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई, प्लेटलेट्स या कम है या ज़्यादा हैं, और उसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। अब हमने जब प्लेटलेट काउंट देखना होता है तो हम ब्लड का पेरिफेरल स्मेयर कराते हैं। व्हेन वी डू द पेरिफेरल स्मेयर ऑफ ब्लड, क्लम्पिंग ऑफ प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, अगर हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है पेशेंट को तो आपको क्लम्पिंग नज़र आएगी, राइट। और अगर तो प्लेटलेट के काउंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो किस बात की सजेशन है, यानी किस बात को इंडिकेट करते हैं कि देयर इज़ सम माइलो प्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म गोइंग ऑन इन द बॉडी, राइट। एंड व्हाट इज़ दैट माइलो प्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म? जिसका मतलब है कि प्लेटलेट ज़्यादा हैं, यानी कि प्लेटलेट को बनाने वाले जो सेल्स हैं, मेगाकैरियोसाइट्स, वो ज़्यादा हो गए हैं। तो वो मेगाकैरियोसाइट्स जो हैं वो ज़्यादा होने वाली प्रोसेस को हम माइलो प्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म कहते हैं, कि किसी कैंसर की वजह से ऐसा हो रहा है। और एग्जांपल क्या है? एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, राइट। उसके अलावा आगे हम देखते हैं कि उसके अलावा प्लेटलेट की प्रोडक्शन किस किस में ज़्यादा होती है? सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही होती है तो इसमें भी जो हमारे पास है प्लेटलेट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है।
अब नेक्स्ट बात हमारे ज़हन में आती है कि प्लेटलेट के फंक्शन को असेस करने के लिए हम कौन-कौन से टेस्ट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि हर चीज़ को असेस करने के कोई ना कोई टेस्ट होते हैं, तो प्लेटलेट के फंक्शन को असेस करने के लिए भी कोई ना कोई टेस्ट होंगे। अच्छा, तो टेस्ट का बेसिक मकसद क्या होता है कि इससे हम ये देखते हैं कि क्या प्लेटलेट सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आप रिमाइंडर अपने माइंड में लाएँ कि जो प्लेटलेट का फंक्शन है वो क्या होता है। जब हमारे पास कोई भी वेसल की इंजरी होती है या क्लॉटिंग चल रही होती है, तो प्लेटलेट का क्या काम होता है कि वो जाते हैं एक जगह पे एग्रीगेट होते हैं, आपस में एडहेयर होते हैं। ये सारे फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि इन फंक्शंस की एबनॉर्मेलिटी है, तो प्लेटलेट्स ख़राब हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम असेस करते हैं। तो वो टेस्ट जो कि जिससे हम प्लेटलेट की एग्रीगेशन को असेस कर सकते हैं, उससे हमें पता चलता है कि क्या प्लेटलेट्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आपस में एडहेयर कर सकते हैं। और एडहेयर किसके रिस्पॉन्स में करेंगे, जब हम कोई एगनिस्ट देंगे, कोई भी एगनिस्ट जो उनकी एग्रीगेशन करवाएगा। और वो एगनिस्ट क्या होता है, थ्रोम्बिन, ठीक है। तो हम पेशेंट को थ्रोम्बिन देंगे, और थ्रोम्बिन देने के बाद हम देखेंगे कि क्या पेशेंट के प्लेटलेट्स एग्रीगेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम प्लेटलेट के फंक्शन को असेस कर सकते हैं। उसके अलावा एक तो हमने ये क्वालिटेटिव टेस्ट हैं, ये सारे प्लेटलेट के भी क्वालिटेटिव टेस्ट हैं। एक हम करते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट, जिसमें हम प्लेटलेट की क्वांटिटी को असेस करते हैं। और इसके अलावा हम वॉन विलिब्रेंड फैक्टर के भी क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं, यानी कि इसमें हम वॉन विलिब्रेंड फैक्टर का रोल देखते हैं। और हम एक डायग्राम देखेंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि जो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर है वो क्या काम करवाता है। कि फॉर एग्जांपल ये वेसल की एंडोथीलियम है, ठीक है। और जो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर है, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि जब एंडोथीलियम डैमेज होती है, तो नीचे सब एंडोथीलियल कोलेजन पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर का क्या काम होता है कि उसने प्लेटलेट आए और उनको जब एंडोथीलियम डैमेज हो जाती है, तो ये जो नीचे सब एंडोथीलियल कोलेजन है, इसके साथ एडहेयर कराना होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ एडहेयर कराना होता है। तो हम वॉन विलिब्रेंड फैक्टर को मेजर करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि प्लेटलेट का फंक्शन नॉर्मल है या नहीं। एक टेस्ट हम करेंगे प्लेटलेट एग्रीगेशन का, और उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को थ्रोम्बिन देते हैं, और उसके रिजल्ट में देखते हैं कि क्या प्लेटलेट की एग्रीगेशन हो रही है या नहीं हो रही। एक और टेस्ट भी है जिससे हम प्लेटलेट का फंक्शन असेस कर सकते हैं, ब्लीडिंग टाइम, यानी कि कितनी देर से ब्लीडिंग चल रही है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत पुराना टेस्ट हो गया हो, तो इसको अब इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब ये वाली डायग्राम देख लें, ये हमारे पास टेस्ट हैं क्लॉटिंग पाथवे के। अब इसमें नोटिस करें कि इस तरफ हमारे पास जो इंट्रिंसिक पाथवे है, उसमें फैक्टर नंबर 12, 11, 9 और 8, ठीक है। और इन फैक्टर्स को कौन मेजर करता है, पीटीटी। तो याद रखना है, क्योंकि इंट्रिंसिक पाथवे में ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो पीटीटी, क्योंकि नाम में 3 वर्ड्स हैं ना, पीटीटी लंबा नाम है, तो इसको याद रख लेना है कि इंट्रिंसिक पाथवे को मेजर करता है। पीटी एक्सट्रिंसिक पाथवे में देखो कि क्या हमारे पास आ रहा है, फैक्टर नंबर 7 आ रहा है। तो इस बात याद रखना है कि सिर्फ एक ही फैक्टर है कि छोटा पाथवे है, तो पी टी इज़ फॉर एक्सट्रिंसिक, ठीक है। पी टी का टाइम होता है 12 सेकेंड्स होता है, और इसका एवरेज याद रखो ए पी टी टी का 25 टू 39 सेकेंड्स होता है। अब देखो पी टी टी जो है, उसमें हम क्या इवेल्यूएट करते हैं कि फैक्टर नंबर 12, फैक्टर नंबर 11, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 8, और नीचे आ जाओ कॉमन फैक्टर्स भी आ जाएंगे, जिसमें 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन आ जाएगा, और साथ में फाइब्रिनोजेन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को असेस करता है ए पी टी टी। अब इस तरफ आ जाओ, हमारे पास है पी टी। पी टी क्या करता है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे को असेस करता है, यानी फैक्टर नंबर 7 को, और फैक्टर नंबर 10 को असेस करता है। फैक्टर नंबर 7, 10, फैक्टर नंबर 2 एंड 1, 1 क्या किसको कहते हैं, फाइब्रिनोजन को, और 2 हमारे पास क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो कॉमन पाथवे दोनों टेस्ट असेस करेंगे, तो इससे हमें पता चलता है कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे सही काम कर रहे हैं या नहीं सही काम कर रहे। तो ये टेस्ट है हमारे पास क्लॉटिंग पाथवेज के। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी एक कोएगुलेशन कैस्केड हमें शो किया हुआ है, ये सारा का सारा इंट्रिंसिक पाथवे हमें शो हुआ है। इंट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से फैक्टर हैं, 12, 11, 9 एंड 8, और कॉमन पाथवे में 10 आ जाता है, प्रोथ्रोम्बिन आ जाएगा, और फाइब्रिनोजन आ जाएगा, और बीच में फैक्टर नंबर 5 भी आता है, कैल्शियम और लिपिड्स का भी रोल होता है, जो कि कोएगुलेशन करा रहे होते हैं। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे देखें, एक्सट्रिंसिक पाथवे को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है टिश्यू फैक्टर और कैल्शियम का होना, फैक्टर नंबर 7 इसमें मौजूद होता है, और इसको जो असेस करता है वो करता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, राइट। उसके बाद अब हम आगे इस डायग्राम को देख लेते हैं, इसमें भी वही चीज़ बताई हुई है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। इसमें भी सारी वही बातें, और एंड पे हमारे पास क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, ये क्या होता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे को, और पीटीटी ऐसा टेस्ट होता है कि जिससे हम इंट्रिंसिक पाथवे को मेजर करते हैं, राइट। अब जो हमारे पास पीटी टेस्ट है, इसे हम मेजर करते हैं इंटेग्रिटी एक्सट्रिंसिक सिस्टम की, और हमें पता चलता है कि इसमें
फैक्टर्स जो कॉमन होते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे में और कॉमन पाथवे के, वो सारे के सारे पीटी से मेजर होते हैं, जबकि जो पीटीटी है उससे हमें इंट्रिंसिक पाथवे की इंटेग्रिटी का पता चलता है और कॉमन पाथवे की। अब पीटी का एक काम क्या होता है कि पीटी हम उन लो पेशेंट्स में करा रहे होते हैं जो कि वारफरिन वगैरह या ऐसी एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन ले रहे होते हैं, ब्लड थिनिंग मेडिकेशन, तो हम उनमें डिटेक्ट करते हैं कि इनमें जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं क्या वो हैं या नहीं, पीटी से हमें पता चलता है। ठीक है, अगर वो प्रोलॉन्ग है तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी क्लॉटिंग में मसले चल रहे हैं। पीटीटी जो टेस्ट है इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए, यानी जिन लोगों में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है, और इसमें हम किन पेशेंट्स को मॉनिटर करते हैं, जो हेपरिन ले रहे होते हैं। और जब हम फार्मा पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा हेपरिन और वारफरिन का क्या काम होता है। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे का क्या डिफरेंस है, लोकेशन ऑफ ट्रॉमा की बेसिस पे डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो इंट्रिंसिक पाथवे हमने डायग्राम देखी कि उसमें जब ट्रॉमा होता है वेस्कुलर सिस्टम के इनसाइड, तो तब ये एक्टिवेट होता है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है जब ट्रॉमा आउटसाइड द वेस्कुलर सिस्टम होगा। ठीक है, और जो इंट्रिंसिक पाथवे है हमारे पास वो स्लो होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे फास्ट होता है। इंट्रिंसिक पाथवे को कैल्शियम चाहिए होता है एक्टिवेशन के लिए, जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे को कैल्शियम और टिश्यू फैक्टर दोनों चाहिए होते हैं। ठीक है, अब दोनों को जो मर्जी चाहिए, लेकिन दोनों पाथवेज में क्या होता है, ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होती है, लेकिन बस उनके मैकेनिज्म डिफरेंट होते हैं, और उनको एक्टिवेट करने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है इनका बस वो डिफरेंट है। पीटी का नॉर्मल टाइम कितना है, 11 टू 13.5 सेकेंड्स, और जो नॉर्मल टाइम है पीटीटी का वो कितना है, 25 टू 33 सेकेंड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द पीटी एंड पीटीटी जो आपको क्लियर करने थे, यानी कि ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। इसके बाद एक और डायग्राम जो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हमें ज़रूरी है, देखो थ्रोम्बोपोइटिन। थ्रोम्बोपोइटिन कहाँ से आएगा, किडनी से आएगा, लिवर से आएगा, ये माइलॉइड स्टेम सेल के ऊपर जाके काम करेगा, और माइलॉइड स्टेम सेल से मेगा कैरियोब्लास्ट बनेगा, मेगा कैरियोसाइट बनेगा, और मेगा कैरियोसाइट्स जो है वो एंड पे प्लेटलेट्स बनाएगा। ठीक है, और ये जो साइड पे हमारे पास निकल रही है मेगा कैरियोसाइट, टूटा फूटता है, और साइड से जो उसकी एक्सटेंशन निकलती हैं वो क्या बना लेती हैं, वो प्लेटलेट्स बना लेंगी। अब यहाँ पे देख लें, ये देखो ये हैं प्लेटलेट्स, ये मेगा कैरियोसाइट्स के साइड से इंक्लूजन टूटती हैं और प्लेटलेट की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके अलावा एक और डायग्राम जो आपको माइंड में रखनी है कि बस ये ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर, ये भी प्लेटलेट्स के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, और एक और ए रिसेप्टर ये वाला भी मौजूद होता है जो कि TLR4 होता है। वैसे आपको इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक जनरल सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A रिसेप्टर है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स हैं, और ग्रेन्यूल्स का क्या काम है कि उन्होंने मीडिएटर सेक्रेट कराने और जो आगे क्लॉटिंग कराएंगे। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्लॉटिंग और ब्लीडिंग के क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं, उनमें क्या क्या मसले मसाइल हो रहे होते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिसमें वेसल वॉल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब इसका नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जब वेसल वॉल की एबनॉर्मेलिटी होगी उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होगी उसमें वो कहाँ कहाँ पे ब्लीडिंग होगी और किस फॉर्म में आपको नज़र आती है। ऐसे पेशेंट्स में आपको पटीकिया और परपरा नज़र आते हैं। ठीक है, पटीकिया क्या होते हैं, छोटे छोटे जो हमारे पास पिन पॉइंट हेमरेजेस होते हैं ना, उसको कहते हैं पटीकिया, और उससे थोड़े से बड़े होंगे परपरा। और वो कहाँ कहाँ होंगे, जहाँ जहाँ छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, हमारी स्किन में होती हैं, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स में होती हैं, और जिंजाइवा में हमारे जो गम्स वगैरह होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ऐसे बेचारी नाजुक सी वेसल्स होती हैं, तो उनको टूटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और फटाफट जी वो फटने लग जाती हैं जब वेसल वॉल की कोई एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। उसकी वजह से सिग्निफिकेंट हेमरेजेस। और क्या होते हैं, कभी कभी पेशेंट्स के अंदर अगर वेसल वॉल की एबनॉर्मेलिटी है तो क्या ख्याल है, जो हमारी वेट बियरिंग जगह हैं या जिन चीज़ों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाएगी। हमारे जॉइंट्स में शुरू हो जाती है ब्लीडिंग, मसल्स में शुरू हो जाती है, सब पेरियोस्टियल लोकेशन में, यानी कि बोन, ये बोन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और बोन की जो आउटर लेयर होती है उसको कहते हैं पेरियोस्टियम। तो सब पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम से जो नीचे का पार्ट होता है वहाँ पे होती हैं ब्लड वेसल्स, और उन ब्लड वेसल्स का क्या काम है कि उन्होंने ब्लड प्रोवाइड करना होता है बोन को, क्योंकि बोन को ग्रोथ के लिए ब्लड तो चाहिए। तो सब पेरियोस्टियल लोकेशन में भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और अक्सर ऐसे पेशेंट्स में जो ब्लीडिंग होती है वो कैसे नज़र आती है कि पेशेंट आता है और आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छा भाई इसमें कोई ना कोई मसला है, या प्लेटलेट का चल रहा है या वेसल वॉल का चल रहा है। जो पेशेंट आएगा ना वो कहेगा कि अगर तो वो फीमेल है तो उसको होगा मेनोरेजिया, यानी कि उसका जो ब्लड लॉस है पीरियड्स में वो बहुत ज़्यादा होता है, उसके नोज़ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग चलती है, उसकी जीआईटी ब्लीडिंग चल रही है, यानी कि उसके गट की ब्लीडिंग चल रही होती है, या उसको यूरिन के साथ ब्लीड आती है, उसको हेमेच्यूरिया कहते हैं हम। ठीक है, ऐसे लोगों के प्लेटलेट काउंट, अच्छा एक चीज़ जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे वो क्या चीज़ है, ऐसे लोगों के प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होंगे, उनके पीटीटी और पीटी जो टेस्ट कोएगुलेशन के टेस्ट हैं, यानी कि कोएगुलेशन के टेस्ट कौन से होते हैं जिसमें हम क्लॉटिंग फैक्टर्स मेजर करते हैं। ना प्लेटलेट का मसला है तो प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, ना इनको क्लॉटिंग फैक्टर के मसले हैं तो कोएगुलेशन का काउंट नॉर्मल है। तो इसका मतलब क्या है कि इनको ना प्लेटलेट का मसला है ना कोएगुलेशन का मसला है। तो आपको कैसे पता चलेगा, ये सारे सिम्टम्स के साथ पेशेंट आएगा, आपने फटाफट उसके टेस्ट कराने हैं, और जैसे ही आप टेस्ट कराएंगे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसके तो पीटी भी नॉर्मल है, इसका पीटीटी भी नॉर्मल है, इसके प्लेटलेट भी नॉर्मल है, इसका मतलब है इसको कोई और मसला
चल रहा है, यानी कि इसकी वेसल वॉल का कोई ना कोई मसला चल रहा है। अब कौन-कौन से ऐसे मसले हो सकते हैं या कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसमें वेसल वॉल की ब्लीडिंग होती है, कोई भी इन्फेक्शन हुआ, जैसे इन्फेक्शन कौन-सा इन्फेक्शन होता है कि जो वेसल है ना उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको कहते हैं वेस्कुलाइटिस। और डीआईसी होता है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, यानी कि ये वेसल्स हैं, इसमें बहुत सीवियर प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं, वो फटाफट एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और डैमेज होता है वेसल वॉल का। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा कि पेशेंट को पटीकिया और परपरा नज़र आना शुरू हो जाएँगे। और एक और कौन-कौन सी डिसीज़ेज़ होती है, मेनिंजोकॉक्सीमिया, ऐसे पेशेंट जो मेनिंजोकोकस से इफ़ेक्ट होते हैं, सेप्टिसीमिया जिनकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट के अंदर, और कुछ रिकेट्सिया के पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर ये छोटी-छोटी वेसल्स पे डैमेज होता है और छोटी-छोटी वेसल्स के डैमेज को हम कहते हैं वेस्कुलाइटिस। और उसकी वजह से क्या होता है, वेस्कुलाइटिस और डीआईसी की वजह से ये सारा मसला शुरू होता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, पटीकिया और परपरा नज़र आएँगे। उसके अलावा और कौन-कौन से मसले होते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, ड्रग रिएक्शंस, ठीक है। ड्रग रिएक्शंस, कुछ ड्रग्स जाके रिएक्शन कर देते हैं जिसकी वजह से पेशेंट की स्किन जब आप देखते हैं तो आपको उसको पटीकिया और परपरा नज़र आते हैं। लेकिन ड्रग रिएक्शन की एक बात याद रखनी है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं कराते, यानी प्लेटलेट के काउंट को कम नहीं कराते, ठीक है। उसके अलावा जो इसमें ड्रग रिएक्शन जो होते हैं, इसमें वेसल इंजरी किस वजह से हो सकती है, कोई ड्रग जाता है, ये क्या करता है कि इम्यून रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है, इम्यून रिएक्शन स्टिमुलेट होता है, उसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। और वो जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो वेसल वॉल के अंदर आके और कहते हैं कि भाई हम तो तुम्हें डैमेज कराएंगे, और ये वेसल वॉल को डैमेज कराना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है पेशेंट को। हाइपर सेंसिटिविटी यानी नॉर्मली ये प्रोसेस नहीं हुआ था और पेशेंट के अंदर एक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स आया है, हाइपर सेंसिटिव वेस्कुलाइटिस, यानी कि वेसल की इन्फ्लेमेशन हुई है इम्यून रिएक्शन की वजह से। और ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है इसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वेस्कुलाइटिस, ठीक है। ऐसा वेस्कुलाइटिस जो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से या ड्रग्स की वजह से हो, उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक। उसके बाद स्कर्वी और एहलर-डैनलॉस सिंड्रोम में भी वेसल वॉल की वीक हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्कर्वी और एहलर-डैनलॉस सिंड्रोम में किस चीज़ का मसला होता है, कोलेजन वगैरह का। और कोलेजन का क्या काम होता है कि उन्होंने वेसल वॉल को स्ट्रॉन्ग करना होता है, ठीक है। अब जब क्या होता है कि कोलेजन के डिफेक्ट है तो वेसल वॉल वीक हो गई। अब जब वेसल वॉल वीक है तो आसानी से उसमें तोड़-फोड़ होती है और उसमें वेसल फ्रेजाइल हो जाती है और स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद परपरा स्टार्ट हो जाता है, और ये ज़्यादातर ओल्डर एडल्ट्स में आपको नज़र आता है, ठीक है। और उसके अलावा और कौन-कौन से पेशेंट्स होते हैं जिसमें ये वाला मसला नज़र आता है, यानी कि वेसल की फ्रेजिलिटी की वजह से स्पॉन्टेनियस परपरा किन में नज़र आएगा, कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट्स में। क्यों? क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट को हम क्या दे रहे होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। ऐसे पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं और स्टेरॉइड्स का काम क्या होता है कि ये जो वेसल के इर्द गिर्द मैट्रिक्स पड़ा हुआ है ना, यानी कोलेजन वगैरह का, और उसको सपोर्ट देने का, यानी कि वेसल वॉल वीक होती है और उसकी वॉल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी वेसल वॉल में कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं जैसे कोलेजन वगैरह। तो कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ने क्या काम करना है कि इनके ऊपर जाके अटैक करना है, इनको वीक करना है। जब ये वीक हो जाएंगे, वेसल वॉल वीक हो जाएगी और इसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और पटीकिया परपरा बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ जिसमें ये सारे मसले हो रहे होते हैं उसको कहते हैं हेनोक शॉनलिन परपरा। ये क्या है, ये एक इम्यून डिसऑर्डर है, इसको हम इम्यून डिसऑर्डर है, इसका नाम है हेनोक शॉनलिन परपरा। नाम से ही पता चल रहा है परपरा होता है और ये सिस्टेमिक है, पूरी बॉडी में होता है। इसमें जो पेशेंट आएगा ना, छोटा बच्चा होता है ज़्यादातर, वो कॉलिकी एब्डोमिनल पेन, यानी कि ऐसा पेन होता है जैसे कोई चीज़ मरोड़ नहीं पड़ रहे होते ऐसे पेशेंट को। वो आएगा कि जी पेट में बहुत दर्द है, पॉलीआर्थरेल्जिया, यानी कि बॉडी के बहुत सारे जॉइंट्स में उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। और तीसरा मसला, यानी कि एक तो उसको जॉइंट्स का मसला है, ठीक है। दूसरा उसकी किडनीज़ में जो है वो ग्लोमेरुलस होती है ना, उनकी इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, तो उसको कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक्यूट है, यानी कि एक्यूट कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो सडन इन ऑनसेट होती है और उसका सडन इन ऑनसेट होती है, बहुत ज़्यादा सिवियर होती है और शॉर्ट टाइम तक होती है, ठीक है। अचानक होती है, थोड़े से बहुत सिवियर होती है और थोड़े से टाइम के लिए होती है, यानी टाइम कम होता है लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज करा जाती है, ऐसी चीज़ को कहते हैं एक्यूट। तो ऐसे पेशेंट जो है वो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। और ये सारे मसले क्यों हो रहे हैं, अगेन मैंने बताया कि इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसका मतलब है कि वेसल की वॉल में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आके बैठना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा जो ग्लोमेरुलस है उसमें भी तो वेसल्स ही पड़ी हुई हैं, उसकी वॉल्स में भी बैठना शुरू हो जाएंगे। और जब ग्लोमेरुलस डैमेज होती है तो क्या ख्याल है कि पेशेंट के जो ग्लोमेरुलस के मिजेंजियल रीजन्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट। मिजेंजियम कहते हैं कि ग्लोमेरुलस की वेसल्स है ना, इनके इर्द गिर्द जो जहाँ पे सेल्स वगैरह पड़े होते हैं ना, जिस पार्ट में, उसको कहते हैं मिजेंजियम। तो ये क्या करते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ना सिर्फ ये कि ग्लोमेरुलस की वेसल्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बल्कि मिजेंजियम में भी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये सारी प्रॉब्लम करवाते हैं।
इसके अलावा एक और डिसऑर्डर है जिसमें ये सारा मसला चल रहा होता है, वो डिसऑर्डर का क्या नाम है, उसको कहते हैं हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया, जिसको वेबर ऑस्लर रेंडू सिंड्रोम भी कहते हैं। ये क्या होता है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। इसमें म्यूटेशंस हो जाती हैं, और म्यूटेशन किस में होती हैं, 5 जीन्स में इसमें म्यूटेशंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। और वो जीन्स का क्या काम होता है कि वो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा की सिग्नलिंग करवा रही होती हैं। अब जब वो जीन्स डेफिशिएंट है, बीटा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा सिग्नलिंग नहीं होती, और जब ये सिग्नलिंग नहीं होगी तो ऐसे पेशेंट्स में क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं कि उनकी जो वेसल्स होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं और टॉर्चुअस हो जाती है। नॉर्मल वेसल क्या होती है, इतनी सी है बेचारी, लेकिन ये डायलेट हो गई, टॉर्चुअस वेसल्स बन जाती हैं। और ये जो टॉर्चुअस वेसल्स होती हैं ना, इनकी वॉल्स वीक होती हैं, क्योंकि एक चीज़ फूल गई है, वॉल्स वीक हो गई, तो ऐसे लोग की जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर डैमेज होता है। और आपको नज़र आएगा कि ऐसे पेशेंट्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, नोज़ में म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ से ब्लीडिंग होगी तो क्या है, नक्सीर फूटना जो हम कहते हैं, एपिस्टेक्सिस शुरू हो जाएगा। उसकी टंग देखोगी, वहाँ पे उसके ऊपर टिकिया वगैरह नज़र आएँगे। उसका मुँह खुलवाओगी तो होंठों के अंदर देखेंगे हमें पटिकिया नज़र आएँगे। उसकी आँखों में जाएँगे तो हमें आँखों में उसके ये ब्लीडिंग वेसल्स में नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि आँखों में भी रेटिनल वेसल्स होती हैं, जो छोटी-छोटी वेसल्स होती हैं, उसमें ये मसले-मसाइल आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएँगे। आप पेशेंट का एग्ज़ामिनेशन करोगे, आपको ये सारी चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो जाएँगी। उसके अलावा एक और वेसल वॉल एबनॉर्मेलिटीज़ है, जिसको कहते हैं पेरीवेस्कुलर अमाइलोइडोसिस, यानी वेसल के इर्द-गिर्द अमाइलॉइड डिपॉज़िट हो गए। अमाइलॉइड क्या होते हैं कि ये एबनॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो लाइट चेन्स होती है ना प्रोटीन्स की, वो डिपॉजिट होते हैं। तो इसको हम कहते हैं एएल अमाइलोइडोसिस, यानी एएल अमाइलॉइड जो लाइट चेन्स हैं प्रोटीन्स की, वो एबनॉर्मल एग्रीगेशन बना लेती हैं। और क्या ख्याल है, जो भी चीज़ हमारी बॉडी में एबनॉर्मल होती है, बाहर वाली होती है, तो उसको बॉडी किस चीज़ के तौर पे रिकग्नाइज़ करती है, फ़ौरन के तौर पे रिकग्नाइज़ करती है, और उसके खिलाफ बॉडी क्या करेगी, इम्यून रिएक्शन स्टिमुलेट करती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वेसल वॉल डैमेज होगी और म्यूकोक्यूटेनियस परपरा हो जाता है। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो सीवियर ब्लीडिंग है ना, वो किस में होती है, जो सबसे ज़्यादा बुरी ब्लीडिंग कौन से डिसऑर्डर में होती है, इस वाले में, हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया में।